एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं। एक बार फिर से दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। बीते रोज भी बढ़ोतरी हुई थी, आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज 19 पैसे पेट्रोल और डीजल में हम बात करें तो डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। कई शहरों में पेट्रोल 101 रुपए हो चुका है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि पेट्रोल अब 100 से ऊपर जा चुका है। अगर डीजल की हम बात करें तो 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि जब से चुनाव खत्म हुए हैं, नतीजे आने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 27 फरवरी के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर रोक लगती हुई नजर आई थी। किसी तरह की कोई गतिविधि पेट्रोल डीजल पर नजर नहीं आई थी। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इसको लेकर खासा सियासत भी देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर चुनावों से जोड़ती नजर आ रही है, तो वहीं अब एक बार फिर से यानी कि दूसरे दिन लगातार 19 पैसे पेट्रोल के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे देश में लगातार किस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में इस तरह की स्थिति है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको लेकर विवाद भी हो रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे, डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा चुका है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से डांका कहीं ना कहीं डलने का काम हुआ है। एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में दूसरे दिन भी बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। दूसरे दिन एक बार फिर से पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश का हाल बेहाल हो चुका है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी समस्या पैदा हो चुकी है, तो कोरोना की दवाएं भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की मांग के बीच में भारत के बड़े हिस्से में इस तरीके की पाबंदियां अलग अलग समय पर अवधि के लिए जारी है। सख्ती के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का दावा है, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि कई राज्यों में अब जो गिरावट देखने को मिल रही है कोरोना के नए आंकड़ों में, लेकिन बावजूद इसके जो नए आंकड़े हैं वो चिंता व्यतीत करते नजर आ रहे हैं, चिंता पैदा करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौत का जो सिलसिला है, मौत का जो आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको तमाम राज्यों की तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से किस राज्य के अंदर किस तरह की पाबंदी है, और उसी को लेकर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का, आइए सुनते हैं। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि 12 स्टेट्स में यह प्रोसेस 1 तारीख से शुरू हो चुका है। और इससे पहले भी मैंने बताया है कि ये एक एडिशनैलिटी है जिसमें कि मुख्यतः फोकस जो है कि 18 प्लस से 45 साल से कम उम्र के लोगों को हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि सब तरह से एक डिमांड भी थी। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस है वह आज भी जो साइंस और एविडेंस पर बेस्ड है कि किनको सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी वैक्सीनेशन की जरूरत है, और जिसके तहत ही 15.7 करोड़ के करीब 15.5 करोड़ जो हम फ्री दे चुके हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वह कार्य चल रहा है, वह सुचारू रूप से चल रहा है। जिस तरह की आपने पिछली बार पूछा था, बीट प्राइवेट सेक्टर, बीट एडिशनल रिसोर्सेज पुट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर एफर्ट्स के द्वारा हम वैक्सीनेशन को लार्जर एरिया कवरेज में, लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन कवरेज के लिए काम कर रहे हैं।
तो आपको अब राज्य व राज्य किस तरह की पाबंदियां हैं, किस तरह के आंकड़े वहां पर सामने आ रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता लगातार जगह जगह पर मौजूद हैं इस वक्त। सीधा सबसे पहले गौरव मिश्रा का रुख करते हैं अयोध्या से। हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। गौरव, अयोध्या में कोरोना का क्या अपडेट है, किस तरह की स्थिति है, क्या सख्ती वहां पर की जा रही है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरी तरीके से बरस रहा है, वहीं अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो कहीं बेड की शॉर्टेज बनी हुई है। आपको बताते चले कि धर्मनगरी अयोध्या में जिस तरीके से लॉकडाउन भी लगाया गया है, 6 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन की अवधि कब तक बढ़ाई जाती है मोहित। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि इन तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है, जिस तरीके से जनता जूझ रही है, प्रशासन जूझ रहा है, सरकार जूझ रही है, लेकिन इनसे लड़ने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, कैसी स्थिति वहां पर फिलहाल है? देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से पंचायत की मतगणना होनी थी तो वहां पर तमाम तरीके की तस्वीरें आई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा, और जिस तरीके से प्रशासन द्वारा लोगों को अलर्ट किया जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से आवश्यक कार्य हो तभी भी घर से निकले। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनी ड्यूटी को निर्वहन कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना केस पर रोक लगाना नाकाम साबित हो रहा है मोहित। गौरव, क्या वजह है कि जो लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अयोध्या के अंदर या अयोध्या के आसपास की भी हम बात करें, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग अयोध्या का है वो क्या वजह मान रहा है संक्रमण के प्रसार को लेकर, और साथ में जो ग्राफ है क्या क्या वो कहता है, क्या लगातार संख्या बढ़ रही है या स्थिर हो रही है? देखिए मोहित, अयोध्या धर्म नगरी है, यहाँ पर काफी लोग पर्यटक के क्षेत्र में दर्शन करने रामलला का आते थे। लेकिन जब से कोरोना का कहर बरसा है तब से पूरे पर्यटक पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन अगर हम 2 दिन की बात करें तो धर्म नगरी अयोध्या में जो कोविड का संक्रमण बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंकड़ा उसका कम होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो रही थी, अब देखने वाली बात होगी कि 2 से 3 दिनों में किस तरीके से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है या कम होते नजर आ रही है। गौरव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि सरकार का ये दावा है कि अयोध्या में भारी संख्या में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं हैं। वहां की अगर अस्पतालों की स्थिति हम जानने की कोशिश करें, क्या हालात वहां कर हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर है, क्या वहां पर लोगों के लिए जो मुहैया हो रही है, जो ऑक्सीजन सही समय पर हो पा रही है, क्या ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है, वेंटिलेटर्स की किस तरह की स्थिति है? देखिए मोहित, आपको बता दें कि ऑक्सीजन की जो कमियां थी उसके लिए यहाँ के जो अयोध्या के विधायक है वेद गुप्ता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्लांट लगाने के लिए धन को आवंटित किया गया है। लेकिन अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज जैसे बनी हुई है, जिस तरीके से बनी हुई थी, कहीं ना कहीं प्लांट लगाने में काफी समय लग सकता है। अगर हम वेंटिलेटर की बात करें तो अभी भी मरीजों के लिए कहीं ना कहीं समस्या का जो है समाधान नहीं हो पा रहा है और मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है मोहित। सरकार क्या कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? वेंटिलेटर्स की कमी की हम बात करें या ऑक्सीजन की हम बात करें, उसको लेकर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए क्या जनता को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए, जनता को सीधे तौर पर जो अयोध्या के डीएम है अनुज कुमार झा ने, उनके तहत जो है लोगों से अपील की जा रही है कि लोग कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतें। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जीरो ग्राउंड पर जब रिपोर्टिंग की जाती है तो सीधे तौर पर अभी भी हालात पहले के जैसे बने हैं। कहीं ना कहीं कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए कि मरीजों को पूरी व्यवस्थाएं मिल पा रही है तो वो अभी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है मोहित। गौरव, अतिरिक्त अस्पतालों की बात कही जा रही थी कि अलग से और भी बनाने की बात की जा रही थी कि अगर संक्रमण और बढ़ता है तो कम से कम कोरोना के जो पेशेंट है उन्हें अलग रखा जाए, और साथ में जो लोग बाहर से आ रहे हैं पलायन करके उनके लिए भी बेहतर स्थिति बनाने की बात कही जा रही थी। इस पर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? देखिए मोहित, जिस तरीके से बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको पहले बात तो थर्मल स्कैनिंग करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या में ना थर्मल स्कैनिंग दिखाई पड़ रही है, ना होम आइसोलेट दिखाई पड़ रहा है। जो पलायन का सिलसिला है वे सीधे तौर पर जारी है, और जो कोरोना का कहर है पूरी तरीके से बरस रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें नाकामी मानी जाएगी। बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उनका सीधा तौर पर रजिस्टर में लिखा पढ़ी होना चाहिए कि कौन लोग बाहर आए हैं, किसको होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जा जाकर घर पर जो है उसका ब्यौरा तैयार करना चाहिए। लेकिन अब की जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी जो है
अलर्ट नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव मिश्रा, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप नजरें बनाए रखिए, लगातार जिस तरह की स्थिति और जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं, लेकिन साथ में सवाल ये भी हो रहा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग पहले से तैयार नहीं था, और तैयार नहीं था तो अभी भी लापरवाही आखिरकार क्यों हो रही है? अयोध्या में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्यों आखिरकार वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है? अगर बाकी राज्यों का भी हम रुख करें तो दिल्ली में आपको बता दें कि दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और ये 10 मई तक जारी रहेगा। फिर भी हर रोज चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो 4 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब वहां पर लॉकडाउन गुरुवार तक किया गया है। हरियाणा में यहां 3 मई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी है। इससे पहले 9 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। ओडिशा में अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है। कर्नाटक में 27 अप्रैल तक जो वहां से शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, और वो अभी भी वहां पर जारी है। इसके अलावा और भी अगर हम राज्यों की हम बात करें तो वहां पर भी लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको ये भी बताते चले कि इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगी हुई हैं, और साथ में पाबंदियों के बाद में अब 15 मई तक और ज्यादा बढ़ा दिया गया है सख्ती को। ये तस्वीर महाराष्ट्र की है। गोवा की हम बात करें तो गोवा में 4 दिन का लॉकडाउन सोमवार को खत्म हो चुका है, लेकिन कई शहरों में लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। तमिलनाडु की हम बात करें तो राज्य ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक सहित व्यापक पाबंदियां लगाई हैं। केरल की हम बात करें तो 4 मई से 9 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी। पुडुचेरी की हम बात करें तो 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तेलंगाना में 8 मई तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश में 6 मई से 2 हफ्तों के लिए दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आंशिक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। राज्य में पहले रात्रि कर्फ्यू था। पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते की तरह जो तमाम सभाओं पर प्रतिबंध है और साथ में और भी तरह की जो पाबंदियां वहां पर लगाई गई हैं। असम की हम बात करें तो नाइट कर्फ्यू तो वहां पर जारी ही है, और अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये किया गया है, जिसमें बुधवार से सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के रामपुर का हम रुख करते हैं। रामपुर से रवि सैनी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सैनी, रामपुर की किस तरह की स्थिति है? कोरोना के प्रति क्या आंकड़े वहां पर सामने आ रहे हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं बताऊंगा कोविड-19 की बात करें रामपुर की, तो कोविड-19 के जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी दिन पर दिन प्रतिदिन जो है संख्या बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पर रामपुर की जनता में खौफ बना हुआ है। लेकिन अभी 18 वर्ष के ऊपर की जो आयु वालों को वैक्सीनेशन का कार्य लगाया जाता है, वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, उसके भी इंतजार में है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में ये आदेश जारी किया गया है। रामपुर में अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। हमने सीएमओ संजीव जी से बात की है, उन्होंने बताया कि रामपुर में हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 18 वर्ष की उम्र वालों को वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी रामपुर में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि जो 18 से ज्यादा की उम्र वालों व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगाई जाए। एक बात रवि, हम समझने की कोशिश करें कि अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं? क्या आंकड़े का ग्राफ अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या स्थिर है? और साथ में सख्ती की हम बात करें तो रामपुर में किस तरह की सख्ती की गई है गुरुवार तक, क्योंकि लॉकडाउन है, तो क्या हालात वहां के हैं? देखिए, अभी आंकड़े रामपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी दूसरा तीसरा दिन है जो जिसमें कि 300 से ऊपर आंकड़े आए हैं कोरोना वायरस को लेकर के। लेकिन अगर देखा जाए तो लॉकडाउन रामपुर में नजर नहीं आ रहा है। जनता सड़कों पर भागी फिर रही है। जनता की प्रति कोरोना वायरस को लेकर के जो है डर नहीं है, भय नहीं है। शासन प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, उसके बावजूद भी जनता है कि अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है। और रवि, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि वैक्सीनेशन को आपने लेकर जिस तरह की जानकारी दी, और वैक्सीनेशन की आपूर्ति को लेकर क्या सरकार के द्वारा क्या निर्देश हैं? और साथ में अगर हम बात में ये भी करें कि ऑक्सीजन की कमी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई है, रामपुर में कैसे हालात हैं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर? ऑक्सीजन वेंटिलेटर की तो कंडीशन जो है कुछ सुधार में है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जो बेड है रामपुर के जिला अस्पताल में, वहां तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल करा दी गई है। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, और ब्रेक के उस पार भी और भी आपके राज्य, आपके शहर का हाल हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताय। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। गुरु साहिब जी दी शांति सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल हुंदियां हन। वाहेगुरु तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आपके शहर, आपके राज्य की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोरोना को लेकर किस तरह के वहां के हालात है, किस तरह की सख्ती है। रामपुर से हमारे संवाददाता लगातार रवि सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, वेंटिलेटर ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जिला अस्पताल में हमने सीएमओ साहब से बात की थी, तो सीएमओ साहब बता रहे पर्याप्त मात्रा में अब जो है वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की पूरी जो कमी थी यहाँ पे पूरी हो चुकी है, लेकिन अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की परेशानी यहाँ पर नहीं पेशेंट को दी जाएगी। जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि 18 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है, कई शहरों में, कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, लेकिन अब तक रामपुर में शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर सीएमओ ने क्या कहा है और क्या सरकार वहां पर वैक्सीन को लेकर कोई कदम उठा रही है? सीएमओ साहब से हमारी बात होने पर संजीव यादव जी ने बताया है कि यहाँ पर हम भी बेसब्री से अपने रामपुर में आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आदेश मिलेगा हम 18 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी रामपुर के अंदर जो है ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें कि वैक्सीनेशन कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सैनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रामपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ रवि सैनी जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति फिलहाल रामपुर में है और किस तरीके से वहां पर लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि और भी अगर हम राज्यों की अगर बात करें तो आपको बता दें कि नागालैंड में अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल से 14 मई तक कड़े नियमों के साथ में लॉकडाउन लगाया गया है। मिजोरम में आइजोल और अन्य जिलों के जो मुख्यालय हैं वहां पर 3 मई से 8 दिनों का लॉकडाउन जारी है। और जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू जिले में 6 मई तक लॉकडाउन लगातार बढ़ाया गया है। वहीं 20 जिलों के निगम शहरी स्थानीय निकाय सीमा में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो राज्य ने कई पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू लगाया है। हिमाचल प्रदेश में 12 में से 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी है। तो तमाम जो राज्य हैं उनकी स्थिति अगर हम देखें तो बढ़ते संक्रमण से बेहाल तो नजर आती है, लेकिन साथ में सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन इन सख्तियों का कोई खास असर जो है वो देखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अभी भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जो चिंता है सरकार की बढ़ती नजर आ रही है और पूरे देश में ही लॉकडाउन लगाने की जो मांग है वो लगातार मुखर होकर कहीं ना कहीं उठती नजर आ रही है। अगर हम कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार से मांग की है कि यही वक्त है लॉकडाउन लगाने का, अगर हम और देरी करेंगे तो ये और भी ज्यादा लोगों की जान के लिए खतरनाक होगा और ज्यादा लोगों की जो जान है वो जाती रहेगी। और इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखने की तस्वीर जानने की कोशिश करें स्वास्थ्य विभाग की, तो आपको बताएं कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ऐसे में लॉकडाउन जरूर लगना चाहिए। कम से कम 14 दिनों के लॉकडाउन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे विचार करने के लिए कहा है कि आप लोग लॉकडाउन पर विचार करें। तो वहीं अगर हम भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देशों की हम बात करें तो अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए, तो उनका भी यही मानना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अब मुंबई का रुख करते हैं, सत्यप्रकाश सोनी वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी, क्या कुछ स्थिति मुंबई में फिलहाल कोरोना को लेकर है, विस्तार से बताएं।
जी मोहित, देखिए जिस तरह से पिछले दौर में देखा गया कि सबसे पहले नाइट कर्फ्यू, उसके बाद मिनी लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन की तरफ जो है मुंबई को कर दिया गया है। लगातार पाबंदियां कड़ी कर दी गई है, लोगों को बाहर निकलना जो है मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने लगातार कोशिश कर रही थी ब्रेक द चेन के तहत कोरोना की मुहिम को रोका जाए। ऐसे में जिस तरह से लगातार पिछले 3-4 दिन को आंकड़े देखे रहे, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए और मुंबई के लिए बेहद संतोषजनक है। लिहाजा जो आंकड़े पिछले हफ्ते 8,000 10,000 के आसपास आते थे, वो आंकड़े अब जो है 3,000 2,500 के आसपास है। अगर 24 घंटे आंकड़े की बात करें तो मुंबई में 25 तो 50 जो है आंकड़े आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से थोड़ी सी जो 55,800 समथिंग कुछ आया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की कहीं न कहीं ये लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की मुहिम कहीं न कहीं सफल हो रही है। लेकिन जिस तरह से मौत दर लगातार बढ़ती है, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। अब बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे थोड़ी राहत तो मिल रही है, लेकिन मौत का जो सिलसिला है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र का क्या कह रहा है, क्या वजह बता रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पे कह रहा है कि जो अक्सर जो मौत का आंकड़ा है वो रिहायशी इलाकों में है। लिहाजा जो बिल्डिंगें सील की गई है और उसमें जो आंकड़े मिल रहा है वो कहीं न कहीं, लिहाजा ये भी कल एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब कोरोना संक्रमित होते हैं तो पहले 2-3 दिन खुद अपना इलाज करते हैं, उसके बाद जो है क्वारंटीन सेंटर या फिर कोविड सेंटर पे जाते हैं। तो ऐसे में उस वक्त काफी देर हुआ हो चुका होता है। लेकिन लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे उनको सिम्टम्स दिखे, यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल जैसे कम होता है, तुरंत जो है डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और कोविड के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। उसमें तुरंत अगर इलाज होता है तो जाहिर तौर में मौत दर के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन पिछली बार की भांति इस बार भी लोग कोशिश करते हैं कि अपने घरों में इलाज करें या जो तमाम जानकारियां उनको मिले उस तरह से इलाज करें। ऐसे में काफी देर हो जाता है। जब लोग हॉस्पिटल जाते हैं तब तक शायद डॉक्टर के हाथ में कुछ रह नहीं जाता है। ये भी बातें तमाम खुल के सामने आ रही है। सत्य प्रकाश सोनी, अगर हम वेंटिलेटर की हम बात करें, ऑक्सीजन की हम बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑक्सीजन वहां मुहैया कराई जा रही है उसकी स्थिति वहां पर कैसी है? महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किसी तरह की डिमांड उसको लेकर दी है? और अस्पतालों की खासतौर से हम बात करें, वहां पर व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है? देखिए मोहित, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्तों में जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन और फिर बेड की कमी देखी जा रही है, तो वो अब कमी धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि जिस तरह से कल स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि उनके पास जो है 100 से ज्यादा बेड उपलब्ध है। उसके बाद जो तमाम दवाइयां हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं अब फ्री कर दी गई। हालांकि ये भी कहा जाए 20% की क्षमता वाला जो तमाम हॉस्पिटल। जी सत्य प्रकाश सोनी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? सत्य प्रकाश सोनी, एक और सवाल ये होगा कि किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो इसको लेकर सख्ती तो बढ़ाई जा रही है, साथ में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। क्या लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं बिना वजह के? ज्यादातर में देखिए मुंबई है, यहाँ इस तरह से लोगों पर पूरी तरह से पाबंदियां लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि आर्थिक राजधानी है और यहाँ लोग अपने जीविका के लिए लोग आते हैं। ऐसे में किसी न किसी बहाना लोग निकलते हैं, चाहे वो काम का बहाना हो, चाहे मेडिटेशन का बहाना हो या फिर सैर सपाट का बहाना हो, जरूर निकलते हैं। यही वजह है कि लगातार कोरोना की जो संख्या भी वो भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से रफ्तार है वो कहीं न कहीं अब लगाम लगती हुई दिख रही है। सत्य प्रकाश सोनी, तमाम तरह की स्थितियों के बीच में लोगों का क्या सहयोग मिल पा रहा है सरकार को? लोगों में कोरोना के प्रति किस तरह की स्थिति है? क्या वो डर रहे हैं उससे या लड़ रहे हैं? किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल मोहित, जिस तरह से लगातार मौत के आंकड़े हैं उसको लेकर लोगों ने देखा है, समझा भी है। अब ऐसे में लोग लगातार जागरूक भी हो रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को वक्त भी नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट कराने का या उनको इलाज करने का। ऐसे में लोगों को जहन में कहीं न कहीं जरूर ये बैठ गया है कि अगर लापरवाही करेंगे तो इसका भुगतान जो है कहीं न कहीं मौत से भी करना पड़ सकता है। एक तस्वीर बहुत ज्यादा सामने आती है कि रेमडेसिविर या ऑक्सीजन की कालाबाजारी की तस्वीरें देश भर से सामने आती हैं। मुंबई से बीते रोज भी 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था। क्या कालाबाजारी को लेकर अपडेट है और किसको लेकर क्या पुलिस के द्वारा कोई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? जाहिर पर मोहित, देखिए जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, चाहे वो बेड की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे रेमडेसिविर की हो या फिर तमाम अन्य चीजों की है, तो उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहले 250 में मिलते थे आज 1200 में मिलने लगे हैं।
ज्यादातर लोग प्राइवेट तौर पे भी लोग खरीद कर अपने घरों में जो इलाज करवा रहे हैं, कभी कभी बेड जो नहीं मिलता है तो ऐसे में करते हैं। इसको लेकर भी लगातार मुंबई पुलिस और मनपा एक के बाद एक कार्रवाई भी कर रही है, जिसमें कई लोगों को पकड़ा भी गया है और तमाम बड़े रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम दवाइयां जो उपलब्ध कराई गई है, इस पे कार्रवाई भी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब मांग बढ़ती है तो चीजें का डिमांड भी बढ़ जाता है। ऐसे में डिमांड को लेकर जाहिर तौर पर लोग कालाबाजारी जरूर करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से प्रदेशों के शहरों के हाल है और तमाम जो अपडेट हैं वो भी आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनपी न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनपी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनपी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनपी न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनपी न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जुन साहब की शोभ प्राप्त, धੰन धੰन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी ते सतगुरु ने बख्शिशां करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनूं लगणगे दूने चौने भाग। ये सतगुरु का सांझा स्थान है, धन गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जन साहब का। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।